ये जो गुजरात के मनुवादी मानसिकता के लोग आ गए, उन्होंने तो अपने बड़े बड़े लीडर्स का ये हाल कर दिया। कोई नहीं बचेगा। और बसपा में तो एक इतनी मजबूत शख्सियत उसकी प्रेसिडेंट हैं, इतनी बहादुर हैं और इतनी कैपेबल हैं वो, तो अगर वो आएंगी तो निसंदेह आरएसएस और बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। अगर ये एक अच्छा कदम उठा रही है कांग्रेस, लेकिन फिर वही बात है कांग्रेस को बड़ा और छोटा करने का। बड़ा और छोटा तो अपने कामों से होता है आदमी। जो बसपा कह रही है बिल्कुल जायज़ बात है, लेकिन समय जायज़ नहीं है, समय उचित नहीं है। देखिए, ये सबसे बड़ी दुखद बात है। हमने तो बहुत पहले से रिक्वेस्ट कर रखी है सभी हमारी पॉलिटिकल पार्टी से, जिनसे हम इत्तेफाक रखते भी हैं और नहीं भी रखते, लेकिन जो आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ हैं, कि ये समय अपना दिल बड़ा करने का है। अगर किसी को कुछ कम सीटें भी मिल रही हैं, अगर किसी को कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ रहा है, तो कम से कम देशभक्ति का सबूत दें। देश बचेगा। ये लोग आरएसएस और बीजेपी के लोग देश खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, ये सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देंगे। ये चाइना और पाकिस्तान के हाथ देश बेच देंगे। तो इस वक्त अपनी किसी की कम सीट आ जाए, ज़्यादा आ जाए, जब आरएसएस और बीजेपी बाहर हो जाएगी, इनसे आज़ादी मिल जाएगी देश को, संविधान से देश चलने लगेगा, तो कुछ साल रुक के अपनी सीटें ज़्यादा मांग सकते हैं, अपने अपने दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं, ज़्यादा बड़े पावरफुल बन सकते हैं। लेकिन अगर 2024 में आरएसएस और बीजेपी को नहीं रोका गया तो फिर चुनाव ही नहीं होंगे। फिर तो चुनाव ही नहीं होंगे ना। फिर तो मोदी जी ये कह देंगे, अगर देखिए ईवीएम के माध्यम से हम 5 तारीख को 4 बजे पटियाला हाउस के गेट से एक बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के को हम एक बड़ा डेलीगेशन लेके जा रहे हैं मिलने, तो ईवीएम को रोकने के लिए, और हम ये कह रहे हैं कि 50 ईवीएम हमें दे दो, हम हैक करके दिखा देंगे दुनिया के सामने। तो जब ये हालात आ चुकी है, आपको मेरे बारे में तो सबको पता है ना, मुझे अमित शाह जी ने मरवाने की कोशिश की, उससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने मरवाने की कोशिश की, मेरे ऑफिस में रेड डाली, मुझे कभी हाथ जोड़ते देखा है? मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, ये हाथ किसी के आगे नहीं जुड़े हैं कभी भी, चाहे मेरी जान खतरे में हो या कुछ भी हो। मैं गठबंधन के हर एक नेता से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, इस वक्त आप मेहरबानी करके हम अम्बेडकरवादियों की बात सुन लो, संविधान बचा लो, सीटें आपकी बाद में और ज़्यादा आ जाएंगी। अगर ये आरएसएस और बीजेपी हट गई तो हम सब बच जाएंगे, देश बच जाएगा, वरना हम लोगों को देश बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान करनी पड़ेंगी इसके बाद। तो क्या कांग्रेस मैनेज नहीं कर पा रही? क्या इंडिया गठबंधन के जो छोटे छोटे दल हैं? कांग्रेस क्यों मैनेज करने वाली हो, और कांग्रेस क्यों मैनेज करे? बड़ा दल है। नहीं, बड़ा दल है, बड़ा छोटा इस वक्त नहीं मानना पड़ेगा ना। इस वक्त संविधान का आर्टिकल 14 मानना पड़ेगा। जो भी दल है इस वक्त बड़ा है। एक एक व्यक्ति, एक एक पार्टी महत्वपूर्ण है। कुछ दे दें, सिर्फ ये चेक कर लें हर एक के अंदर कि वो अम्बेडकरवादी है या नहीं है, संविधानवादी है या नहीं है। बस इतनी बात देख के कोई भी जीत जाएगा जो जेन्युइन संविधानवादी होगा। वो आरएसएस और बीजेपी को तो रोक लेगा ना कम से कम। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। पद आते जाते हैं, ये सभी लोग इतने बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं। ये जो आज सरकार में है, उन्होंने तो अपने खुद के नेताओं का वो हाल कर दिया जो शायद अपने किसी पालतू जानवर का भी नहीं करता। ये जो गुजरात के मनुवादी मानसिकता के लोग आ गए, उन्होंने तो अपने बड़े बड़े लीडर्स का ये हाल कर दिया। कोई नहीं बचेगा। ये आप लोग बात समझ लें। मेरे जैसा व्यक्ति हाथ जोड़ के जब निवेदन कर रहा है, जो किसी के आगे कभी नहीं झुकता, मरना पसंद करता है, तो आप समझ लें संविधान की खातिर हम सब निवेदन कर रहे हैं। सब अम्बेडकरवादी जो हम लोग सड़कों पे लड़ रहे हैं, इतने हज़ारों लाखों लोग, वो निवेदन कर रहे हैं आप लोगों से, कुछ भी हो जाए आपस में आपको एकता बना के रखनी है। अगर डर भी रहे हैं, वैसे तो मैं नहीं मानता कि इतने बड़े बड़े नेता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मंत्री रहे हैं, सब लोग कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, कि वो डरेंगे। हाँ, डराने की कोशिश हो रही है, लेकिन एक्चुअल डर तो 2024 के बाद आएगा ना, जब कोई अदालत नहीं चलेगी, जब पुलिस स्टेशंस में न्याय होगा। एसएचओ उस इलाके के लोगों को फांसी पे चढ़ाएंगे और एसएचओ ही आदेश के ऊपर अपने राजनीतिक आकाओं के बेसिस पे किसी को भी उठा के जेल में बंद करेंगे। अदालतें भी कोई काम नहीं कर पाएंगी अगर संविधान नहीं रहा। तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा, कांग्रेस बसपा के लिए बड़ा फोकस कर रही है। ये अच्छी बात है ना, यही तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट करनी चाहिए। और बसपा में तो एक इतनी मजबूत शख्सियत उसकी प्रेसिडेंट हैं, इतनी बहादुर हैं और इतनी कैपेबल हैं वो, तो अगर वो आएंगी तो निसंदेह आरएसएस और बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। अगर ये एक अच्छा कदम उठा रही है कांग्रेस, लेकिन फिर वही बात है कांग्रेस को बड़ा और छोटा करने का। बड़ा और छोटा तो अपने कामों से होता है आदमी। बड़ा और छोटा करने का, किसी भी दल को हम नज़रअंदाज करके किसी दल को बड़ा, किसी दल को छोटा बताएं, ये आपस में प्रेम नहीं बढ़ाएगा, प्रेम कमी करेगा। लेकिन कांग्रेस बसपा की वकालत कर रही है और सपा कह रही है अगर बसपा गठबंधन में आती है तो हम बाहर हो जाएंगे।
देखिए, इसीलिए तो मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, एक अम्बेडकरवादी होने के नाते से। मैं ये भी बड़ा छोटे में ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि कितनी सरकारें आप लोगों ने देखा एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वजह से गिरी और बची हैं। एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे जब सबसे पहले तो हम सब लोगों को ईवीएम की लड़ाई लड़नी है। अभी ईवीएम हटेगा तब काम आसान हो जाएगा, तब अगर आपस में लड़ाई भी होगी तब भी हम लोग सेफ हैं सब। ईवीएम के साथ तो सबको मिलके ही लड़ना पड़ेगा। ईवीएम हट जाए तो फिर मैं ये हाथ जोड़ के निवेदन नहीं करूंगा, फिर तो बीजेपी की वैसे ही 40 सीटें भी नहीं आएंगी। बसपा सांसद ने कल कहा है कि कांग्रेस माफी मांगे, पहले जो उन्होंने हमारे विधायक तोड़े थे राजस्थान में उसके लिए माफी मांगे और बहन जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाए, तो हम गठबंधन में आने के लिए तैयार हैं। देखिए, मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं कि ये बहुत ही सेंसिटिव समय है। पिछले समय में कौन ऐसा व्यक्ति है जो फरिश्ता है? किस व्यक्ति से, किस पार्टी से कभी ना कभी छोटी या बड़ी गलती नहीं हुई होगी? क्या ये समय है उस बात की नाराज़गी जाहिर करने का? क्या ये समय है अपनी सही बात भी मनवाने का? आज अभी तो सबको एक ही बात मनवानी है, और वो बात ये है कि आरएसएस और बीजेपी को, क्योंकि और कोई वजह नहीं है। अगर ये संविधान को ख़त्म ना कर रहे होते, अगर ये संविधान ख़त्म करने की पूरी ताकत नहीं लगा रहे होते, तो हम भी इस तरह से डेस्परेट अपील नहीं करते। फिर सबकी लड़ाई, ये बात पॉलिटिकल रूप से जायज़ है, जो बसपा कह रही है बिल्कुल जायज़ बात है, लेकिन समय जायज़ नहीं है, समय उचित नहीं है। उचित बात कहने का भी यदि समय उचित ना हो तो वो उचित बात भी मुनासिब नहीं होती उन हालात की वजह से। लेकिन वकील साहब, जो मंदिर की चर्चा हो रही है और जो मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसकी कार्ड तो नहीं है ना विपक्ष के पास? मैं बता रहा हूँ, ये सब तो एक तरह से, मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि ये सब तो एक बहाना है, बहाना तो चुनाव उसी पे होने वाला ना है, जस्टिफिकेशन है। ये कुछ भी कर लें, ईवीएम से चुनाव ना कराएं तो फिर तो मैं बता रहा हूँ ना, फिर तो मैं एकता के लिए भी हाथ जोड़ के निवेदन नहीं करूँगा। फिर तो इनकी वैसे ही जनता इतनी नाराज़ है, लोग भूखे मर रहे हैं। 80 करोड़ लोग, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, भीख मांगते हैं सरकार से 5 किलो अनाज की। भिखारी बना दिया 80 करोड़ लोगों को, कोई वोट देगा? अब बेरोजगारी कहाँ जा रही है? 205 लाख करोड़ का कर्ज हो गया देश के ऊपर। मतलब कोई अग्निवीर, अभी ये जो फिलिस्तीन और इजराइल की जंग हो रही है ना, आप में अग्निवीर ही लड़ रहे हैं वहाँ पे भी। जो इजराइल के अग्निवीर थे वो लड़ रहे हैं ना, देख रहे हैं आप कैसे वो टैंक से ज़मीन पे पैर नहीं उतारते, इतने बढ़िया बढ़िया हथियार होने के बाद भी ज़मीन पे पैर उतारते हुए डर रहे हैं, टैंक ले लेके भाग रहे हैं। जो इतने कम हथियारों वाले हमास के सैनिक हैं उनसे डर के भाग रहे हैं। ये हालत भारत की सेना की करने की पूरी चेष्टा कर रही है आरएसएस और बीजेपी। तो नवराने साहब जो अभी रिटायर हुए हैं वो क्या कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था कि अग्निवीर की स्कीम आ गई है। अग्निवीर भारत की बहादुर जनता के बहादुर सैनिकों को कमज़ोर करने के लिए इतनी बड़ी साजिश है। इसी एक ग्राउंड पे देश की जनता इन्हें निकाल बाहर करेगी कान पकड़ के। 2000 किलोमीटर चाइना ने ज़मीन जो हमारी छीन ली है। आज मैं एक वो देख रहा था, कोई सोशल मीडिया पे आ रहा था कि जो मेजर शैतान सिंह थे, जो चौकी उन्होंने अपने सैकड़ों साथियों की जान गंवा के बचाई थी 1962 में, वो दे दिए चाइना को बिना युद्ध के। ये नरेंद्र मोदी जी ने। जनता माफ़ कर देगी क्या? शैतान सिंह साहब का की कुर्बानी माफ़ कर देगी? सैकड़ों लोगों की कुर्बानी 1962 में जो चौकी न जाने दी, वो माफ़ कर देगी देश की जनता को? आपने इतना बेवकूफ़ समझ रखा है। लेकिन सर, बीजेपी चुनाव की तैयारी कर रही है पूरी पार्टी, और राहुल गांधी न्याय यात्रा पर जा रहे हैं 14 जनवरी से। सर, ये देखिए, वो उनकी पार्टी का अंदरूनी मसला है। अगर मेरी सलाह मानी जाती तो मैं राहुल जी को यही सलाह देता कि उन्होंने एक यात्रा निकाली है, बहुत सक्सेसफुल यात्रा निकाली है, देश को जागरूक कर दिया यात्रा निकाल के। अब उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को हर एक बूथ में यात्रा निकालनी चाहिए। राहुल गांधी जी को, क्योंकि वो कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं, उनको एक गठबंधन में एकता लाने के लिए दिन रात एक करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। उनको जगह जगह गठबंधन के सारे बड़े बड़े चेहरों को ले जाके रैलीज करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। यात्रा वो स्वयं करेंगे तो मुझे नहीं समझ में आता उससे क्या होगा, बल्कि उससे ये नुकसान होगा कि गठबंधन के लोगों को जो एक करने में वो रोल प्ले कर सकते हैं, जो नौजवानों में ऊर्जा बनाने के लिए वो देश के सारे हिस्सों में यात्रा करने के बजाय अगर रैलीज करके बैठ के लोगों के साथ इंटरेक्ट करके जो वो ऊर्जा बढ़ सकते हैं, यात्रा करने से वो बंध जाएंगे, एक शेड्यूल में बन जाएंगे। उससे उनका जो एक्चुअली पोटेंशियल है इस वक्त संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, वो पूरी तरह इस्तेमाल ना होके उससे उसका नुकसान होगा, ऐसा मेरा मानना है।